आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 पर चले गए और ये आज का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणन खंडन करना सीखेंगे। तो पहले ये बता देता हूँ कि मध्य पद तोड़कर यानी 3 पद रहेंगे हमारे बहुपद में 1, 2 और 3। ये जो है प्रथम पद होगा, ये मध्य पद और ये अंतिम पद। ठीक है, इसी मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसी मध्य पद को तोड़कर हमें गुणन खंडन ज्ञात करना है और इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाए हैं। उन दोनों ट्रिक का यूज करके हम संभावित गुणनखंड करके आसानी से गुणन खंडन कर सकते हैं। तो मैं पहले उन दोनों ट्रिक को पहले बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, पहले संरचना को बताता हूँ। पहले ये क्या है, प्रथम पद को ए कहते हैं, द्वितीय पद को बी कहते हैं और तृतीय पद यानी या मध्य पद को बी और अंतिम पद को सी कहते हैं। ठीक है, और इसे एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके गुणनखंड करते हैं। मध्य पद ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, जिसमें हम गुणनखंडन निकालने के लिए या हम कहें कि इसमें ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है और बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है और सी क्या है। देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन ए के स्थान पे यहाँ 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे bx है, तो b के स्थान पे क्या है, -3 लिखेंगे ना, -3 है। और अंतिम पद c केवल संख्या ही रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है, 4 है। c के बराबर क्या है, 4, लेकिन -4 है। तो कुछ इस प्रकार से इस समीकरण से तुलना की जाती है। अगर संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक है तो +1 है ना, यहाँ पे ऋणात्मक 3 है, यहाँ पे ऋणात्मक 4 है। तो इस प्रकार से तुलना की जाती है इस समीकरण से। अब मैं यह बताता हूँ कि मध्य पद को जब हम तोड़ते हैं 2 भागों में, इसके बाद मैं ट्रिक को बताऊंगा। मध्य पद को तोड़ने की स्थिति कह सकते हैं। तो इसमें पहले स्थिति यह होगा कि जब हम मध्य पद को तोड़ेंगे संभावित गुणनखंड निकालने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ संभावित गुणनखंड हेतु। जब संभावित गुणनखंड निकालेंगे तो 2 पद में तोड़ेंगे इसको, मध्य पद को, तो वो दोनों पद दोनों का योग यानी जोड़ना मध्य पद b के बराबर हो
जब इसे हम तोड़ेंगे और उसका गुणनखंड में तोड़ेंगे और उसे जोड़ेंगे उस संख्या को, तो इस मध्य पद b के बराबर आनी चाहिए। दूसरा कंडीशन यही है इसमें स्थिति, जो बहुपद है, बहुपद के प्रथम पद यानी a और अंतिम पद c के गुणन फल के बराबर हो, यानी a गुणा में c बराबर इसका गुणन AC होगा, गुणनफल। तो मैं अभी ये समझ में नहीं आएगा, एक मैं अपना ट्रिक बताता हूँ संभावित गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं कि किस संख्या में माइनस लगाएंगे, किस संख्या में प्लस लगाएंगे, माइनस माइनस लगाएंगे या प्लस प्लस लगाएंगे। तो इसके लिए सब स्थिति को तोड़ते हुए केवल 2 ट्रिक में सब संभव हो जाएगा। आपको सोचना नहीं होगा कि किसमें हम क्या कहते हैं धन माइनस का उपयोग करेंगे, किसमें किस संख्या को पहले लिखेंगे, किस संख्या को बाद में लिखेंगे, सब एक ही बार में खत्म। तो मैंने पिछले वीडियो में मैं अपना ट्रिक बता चुका हूँ कि मैं कैसे हल करता हूँ इसे। अब मेरे ट्रिक है आप इसे, तो मैं उन दोनों ट्रिक को बताता हूँ। पहला ट्रिक ये है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल अगर धनात्मक में है, तब हमें कौन सी संख्या ऋणात्मक कौन सी संख्या धनात्मक लेंगे। चूंकि मध्य पद अगर ऋणात्मक है और मध्य पद अगर धनात्मक है, तब हमें क्या करना है, बड़ी संख्या मध्य पद के आधार पर लेंगे। बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक है तो बड़ी संख्या हमने यहाँ पे ले लिया ऋणात्मक। छोटी संख्या बड़ी यहाँ पे अगर मध्य पद धनात्मक है तो हम मध्य पद धनात्मक ले लेते हैं। अगर किस कंडीशन में, जो हमारा AC का गुणनफल धनात्मक है, तब अब हम यहाँ पे गुणा का साइन लगाते हैं। ठीक है, गुणा का संभावित गुणनखंड निकालने की ट्रिक है ये। अब चूंकि ये धनात्मक है, AC का गुणनफल जो है धनात्मक है और मध्य पद ऋणात्मक है, तो उसकी बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी, और धनात्मक है तो वो भी छोटी संख्या दोनों ऋणात्मक होगी। वैसे ही AC का गुणनफल धनात्मक है और मध्य पद भी धनात्मक है, तो उसका बड़ी संख्या धनात्मक तो लेंगे इसके आधार पे, और उसकी छोटी संख्या भी धनात्मक होगी। लेकिन ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या के लिए चिन्ह है, ये छोटी संख्या के लिए चिन्ह है। आपस में गुणा करेंगे संभावित गुणनखंड, और बड़ी संख्या का चिन्ह हम मध्य पद के आधार पे लेंगे। मध्य पद अगर धनात्मक है तो धनात्मक, मध्य पद अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। और यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस प्लस। अब दूसरे ट्रिक से आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर AC का गुणनफल ऋणात्मक हो तब क्या करनी है। यहाँ पे ऋणात्मक है, मध्य पद तो ऋणात्मक हो सकता है इसमें, और धनात्मक भी हो सकता है। अब मध्य पद के आधार पर ही हम बड़ी संख्या के लिए है ना, ये हमेशा बड़ी संख्या सामने रखनी है इधर और छोटी संख्या पीछे, तब हल करते हैं तो कहीं पे गलती नहीं होता है। माइनस भी है तो हम यहाँ पे माइनस ले लिए, और प्लस भी है तो यहाँ पे प्लस ले लिए। ये बड़ी संख्या के लिए है। अब छोटी संख्या के लिए क्या करनी है हमें, चूंकि ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान देना है ना, हम बड़ी तो ले लेंगे लेकिन छोटी के लिए माइनस है, AC का गुणनफल, और यहाँ पे माइनस है तो दूसरा आ जाएगा धन,
क्योंकि चिन्हों में परिवर्तन होगा और ये इसके आधार पे हमने बड़ी संख्या प्लस ले लिए, लेकिन इसके आधार पे हम यहाँ पे माइनस लेंगे। देखना प्लस है तो अगर माइनस है तो माइनस माइनस, AC का गुणनफल अगर प्लस में है, धनात्मक में है, तो हमारा जो है क्या कहते हैं इसको, मध्य पद ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या को लेनी होगी, और प्लस में है AC का गुणनफल तो मध्य पद धनात्मक है तो धनात्मक धनात्मक। लेकिन सिर्फ यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर AC का गुणनफल ऋणात्मक हो और मध्य पद ऋणात्मक हो तो बड़ी ऋणात्मक छोटी धनात्मक। अगर ये ऋणात्मक है और ये मध्य पद धनात्मक है तो बड़ी तो धनात्मक लेंगे ही, लेकिन उसकी छोटी संख्या होगी ऋणात्मक। तो ये हमारा संभावित गुणनखंड निकालने की विधि है। इससे कभी गलती नहीं होता है। मैं एक करके आपको बताता हूँ। मैं आपको जो पहला प्रश्न लिए थे हमने उसे हल करके बताता हूँ। पहला प्रश्न ये था x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैं जैसे हल करते एग्जाम में वैसे ही हल करके बताता हूँ, ठीक है। हमारा हल लिखने के बाद लिखेंगे बहुपद 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 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को समीकरण ax स्क्वायर bx, ये प्लस में है ना, प्लस c से तुलना करने पर, तो हम तुलना करेंगे तो हमने निकाल चुके थे a बराबर, यहाँ पे क्या है, a बराबर दिया यहाँ पे 1, b बराबर दिया यहाँ पे, b बराबर यहाँ पे दिया है। इसके धनात्मक को नहीं देखना है, इसके धनात्मक को इसके चिन्ह को देखना है। -3 दिया है, ठीक है, -3 व c बराबर दिया है -4, और जो है a गुणा में c बराबर कितना होगा, गुणनफल निकालना है ना इसका। a क्या है, 1 है तो 1 गुणा में लिख दिए। c क्या है, c -4 है तो यहाँ पे -4 बराबर लिख देंगे कितना, 4 एकम 4, एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है तो चिन्ह ऋणात्मक आती है, ठीक है। अब हम जो है ये करेंगे कि संभावित गुणनखंड निकालेंगे इसका मध्य पद का, जिसमें हम पहले इसे ही ले लेते हैं, -4 को लेंगे, ठीक है, और गुणा में कराएंगे। मैंने ये बताना भूल गया, देखो यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक आया है ना। AC का गुणनफल कितना है, -4। AC का अगर ऋणात्मक है और मध्य पद क्या है, ऋणात्मक भी है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक ही लेंगे ना। मैं डायरेक्ट उतार दिया था -4 करके, पहले 4 लेना था, तब हमें डिसाइड करना था कि ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक। तो हम यहाँ पे ऋणात्मक 4 ही लेंगे ना। ये ऋणात्मक है, AC क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक आया है, मध्य पद -b है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो उसकी बड़ी संख्या 4 लेंगे। इसी संख्या को लेते हैं बड़ी, सबसे बड़ी। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्लस लेंगे। प्लस में हम सबसे छोटी से ही शुरुआत करते हैं 1 से। अब
हम देखेंगे कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, -4, यानी इसके बराबर आने ही चाहिए हमेशा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या -3 आ रहा है। दिखाता हूँ, -4 जोड़ना है ना, गुणा के स्थान पे कर देंगे 4 + 1, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि -4 है और 1 + 4 है, तो संख्या क्या होगी, घटेगी। 4 में 1 गया तो 3 बचेगा, लेकिन 4 क्या है, बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है, तो -3, यानी हमारा पहला ही गुणनखंड जो है -3 दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि -4 गुणा में 1 बराबर -4, यह हमारा संभावित गुणनखंड है, क्योंकि चूँकि गुणा कराने पर AC के बराबर भी आ रहा है और जोड़ने पर मध्य पद B के बराबर आ रहा है। तब इसे हम कैसे लिखेंगे आगे, देखो, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, हमारा गुणनफल हो गया -4 + 1 बराबर लिखेंगे -3, ठीक है। -3 है ना ये, और -4 इसके बराबर आ रहा है और -3 इसके बराबर आ रहा है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अब हम जो है x रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x रखते हैं, -4x प्लस लिखते हैं, प्लस 1 के स्थान पे अगर x लिख दें, 1x, ठीक है, बराबर -3x, केवल पीछे में x जोड़ दिए। अब हम -3x के स्थान पे -3x के स्थान पे -3x, इस पूरे के स्थान में हम इस -4x + 1x को लिख देंगे। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे अतः करके लिखेंगे कि एक कुछ शब्द भी डाल सकते इसमें कि स्पष्टतः, हम यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टतः, इसमें कौन सा शब्द लिखते हैं देखता हूँ मैं, या मैं डायरेक्ट आपको सीधा बहुपद को हल करना बताता हूँ, या एक शब्द लिख देता हूँ मैं एक लाइन में, स्पष्टतः AC बराबर -4 का गुणनखंड -4 - 1 बराबर -3 होगा, जो मध्य पद B के बराबर है। बस छोटा सा लाइन, ज़्यादा लिखेंगे तो कन्फ्यूजन और याद रखने में भी परेशानी होता है। तो हम अतः करके लिखेंगे, अतः अब हम यहाँ पे x² लिखेंगे, ठीक है। अब -3x -3x के स्थान पे इस पूरे भाग को लिख देंगे, ठीक है। अब हम इस साइन को देखेंगे नहीं ना, माइनस को नहीं लगाएंगे, अब यहाँ से लगेगा धन है कि माइनस है, ठीक है।
पहला पद लिखेंगे, अब उसके पीछे में जो धन है या माइनस है हम यहाँ से लेंगे। अब मैं -4 लिखता हूँ यहाँ पे, -4x प्लस 1x। अब 1x मध्य पद भर गया, अब -4 दिया है, हम लिख देते हैं -4। ठीक है, अब इसे हल करते हैं आगे। तो अब इसे हम क्या होता है ग्रुप बनाते हैं। हम लिए x -4x, ये पहला ग्रुप, 2 इधर और 2 इधर, बीच में एक और साइन होता है उसको बीच में लिख देते हैं, प्लस लिखेंगे और जो है -1x -4। अब इसका क्या है, हम जो है उभयनिष्ठ निकालेंगे कि इसमें कौन कौन से चीज़ें समान है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए पहले भी बता चुका, हम निकालेंगे कैसे। सबसे छोटी संख्या को देखनी है। जैसे इसमें 2x है, यहाँ पर भी x है, यानी x निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 संख्या है, यहाँ पे 1 है, तो क्या है, 1 को निकालने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 1 से निकाले या एक x निकाले, वही बात है। और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 1 x है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे छोटी संख्या को देखनी है। क्या 4 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 4 आता है? तो हाँ 4 आता है, तो हम छोटी को निकालेंगे। x यहाँ पे दिया, यहाँ पे x नहीं दिया, यानी एक ही पक्ष में x है, तो हम x को नहीं निकालेंगे। तो बार बार मैं जब उभयनिष्ठ निकालूंगा तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे डबल क्या दिया है, x यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर भी दिया है, तो मैं x निकाला। अब इसी x के, चूंकि हम x निकाले तो जो शेष बचता है निकालने के बाद हम कैसे जानेंगे, इसे ही भाग दे देंगे। इसके आधार पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे छोटी संख्या 1 है, 1 को निकालते हैं हम। फिर 1x 1 -4 1। अब इससे क्या पता चलता है, x को निकाले, यहाँ पे 1 को निकाले, तो शेष क्या बचता है। देखो हम लिख लिए x। अब यहाँ पे 1x है, या मैं कहूँ तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। भाग करते समय घात घट जाती है, तो 2 में 1 चला गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, x कट गया तो 4। अब देखो हमने x निकाला यहाँ पे, लेकिन x निकालने के बाद क्या बचा, x -4। इस विधि से पता चलता है। अगर हम डायरेक्ट अपने स्वयं से सोच कर निकालेंगे गणित करके, तो हमें गलती हो सकती है। इससे हमें कुछ नंबर भी मिल सकते हैं। हम यहाँ पे +1 लिखे, अब इसे भाग करा देते। 1 और 1 कट गया तो 1 से बचेगा, माइनस माइनस 1 का 4 से जाएगा तो 4 ही आता है। तो ठीक है, हमारा पहला 1 से -4 है, और यहाँ पर भी 1 से -4 है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम क्या होता है, उभयनिष्ठ निकालते हैं। ये और ये डबल है तो इसे 1 बना लेते हैं। 1 से -4, और जो शेष बच गया, 1 से बच गया यहाँ पे, उसे भी एक कोष्टक में यहाँ पे +1 बच गया है, +1। तो यही हमारे बहुपद x² -3x -4 का जो है गुणनखंड है। यही हमारा आंसर है। तो कुछ इस प्रकार से निकालना है। पहले क्या करना होता है, समीकरण से, इस समीकरण से ax² + bx + c से तुलना करेंगे। उसके बाद तुलना करने से क्या मिलता है, a, b, c का मान मिलता है।
ए और सी को गुणनफल निकालते हैं और उसकी संख्या को ही हम पहली बड़ी मानते हैं यहाँ पे, फिर सबसे छोटी से ही गुणा कराते हैं और कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा हम यहाँ से तय करते हैं अपने ट्रिक से। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ और इसमें क्या है हमें बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रश्न था। मैं कुछ बड़ा बड़ा दिखाता हूँ जिसमें प्रश्नावली 3 में 12 प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न ये है x² प्लस 2x प्लस 1। हल लिखेंगे। अब लिखेंगे बहुपद इसी को ही x² प्लस 2x प्लस 1 का समीकरण हमेशा लिखना है। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या क्या मिलेगा। a बराबर मिलेगा (1) धनात्मक 1, b बराबर मिलेगा +2 है तो केवल 2, व c बराबर +1 है। ये भी छोटी संख्या है, धीरे धीरे बड़ी की ओर जाएंगे। और a गुणा में c बराबर 1 गुणा में 1 गुणा में 1 बराबर 1। तो इसका संभावित गुणनखंड क्या होगा। हम यहाँ पे संभावित गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, 1 लिए यहाँ पे, ठीक है, इसी को ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी और ले लेते हैं। अब कौन धन होगा कौन ऋणात्मक होगा हम यहाँ से तय करेंगे। चूँकि ये AC का धनात्मक है गुणनफल और धनात्मक है मध्य पद B, तो यहाँ से आएगा, यानी दोनों संभावित गुणनखंड जो है धनात्मक में होंगे, ठीक है। तो हम धनात्मक लिखेंगे प्लस प्लस बराबर होगा 1 का गुणा करने से 1, लेकिन इन दोनों को जोड़ने से मध्य पद B के बराबर आ रहा है, तो हाँ 1 धन 1, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, बराबर 2 धन आ रहा है, ठीक है। अब इसे हम x का मान हम रख देते हैं इसके पीछे में, तो प्लस 1x प्लस 1x बराबर प्लस 2x, ठीक है। तो हमारा गुणनफल 1 और मध्य पद +2 इसी संभावित गुणनखंड के जोड़ने और गुणा करने से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इस भाग को +2 के स्थान पे लिख देंगे और एक लाइन लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है स्पष्टतः AC बराबर 1 का गुणनखंड 1 गुणा में 1, ठीक है। 1 गुणा में 1, यहाँ पे आप धनात्मक ऋणात्मक डालेंगे, धनात्मक है दोनों, तो यहाँ पे धनात्मक लिख दिया।
का 1 गुणा का 1 इसी का 1 का गुणनखंड 1 गुणा में 1 का योग +1 + 1 बराबर +2 है, जो मध्य पद b के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे अतः करके। अब हमारा पहला पद को लिखेंगे हम, x² है। अब हम दूसरे पद +2x यहाँ पे लिखा है, +2x के स्थान पे इस पूरे भाग को लिख देंगे। तो +1x लिखा है यहाँ पे, +1x, और उसके बाद लिखा है फिर +1। अब ये तो पूरा भर गया। अब उसके बाद लिखा है +1, तो हम यहाँ पे +1 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा संभावित मध्य पद क्या है, टूट गया। अब हम ग्रुप बनाते हैं x² + 1x, ये पहला ग्रुप। अब बीच में क्या है, धन है, ये दूसरा ग्रुप 1x + 1। अब हमें देखना है, उभयनिष्ठ निकालना है, इसमें कौन सा छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है, और डबल है कि नहीं। यहाँ x है, x का 2 घात है यहाँ पे x है, यानी निकल जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मान लो भी यहाँ पे एक संख्या, तो भी नहीं निकालेंगे। यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पर भी एक संख्या है, निकल जाएगी एक। यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यानी यहाँ पे केवल एक निकलेगा, यहाँ पे x निकलेगा। तो हम यहाँ पे x निकाले, फिर उसी से भाग दे देते हैं, जो संख्या बच गई वही होता है। यहाँ पे एक निकलेगा, एक डबल है चूंकि 1x 1 + 1 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम x लिखे यहाँ पे, उसके बाद इसे भाग दे देंगे। 2 में एक घात घट गया तो एक बचेगा, प्लस x और x कट गए, बच गए एक, प्लस का प्लस, 1 का 1। अब इसमें भाग करेंगे, एक और एक आपस में कट गए, बच गया x, प्लस का प्लस, एक का x के साथ भाग जाता है तो एक ही बचता है। यहाँ पे देख सकते हैं x + 1, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम ये चूंकि डबल है तो इसको भी हम एक लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, और शेष को भी एक ग्रुप में लिख लेते हैं, +1। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। देख लेता हूँ सही कि नहीं। ठीक है, करेक्ट आया हमारा आंसर। अब मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले जाता हूँ। तीसरा प्रश्न ये है, x को 2 घात + x - 12। अब हल करके लिखेंगे बहुपद x² + x - 12 का समीकरण ax² + bx + c से तुलना
करने पर, तो ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 धनात्मक 1। बी बराबर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 धन है तो धनात्मक। सी बराबर आएगा -12, ठीक है। और ए गुणा में सी बराबर होगा 1 गुणा में -12 बराबर होगा -12। अब हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे लिख दिया करूँगा संभावित गुणनखंड क्या होगा। पहले तो हम 12 को ही लेंगे, गुणा में करेंगे पहली छोटी। अभी ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ट्रिक से पता करेंगे। चूंकि ए सी का क्या है, गुणनफल ऋणात्मक आया है, तो हम ऋणात्मक वाली को देखेंगे। ए सी का ऋणात्मक आया है और मध्य पद क्या है यहाँ पे बी, मध्य पद क्या है बी धनात्मक में है, तो हम ऋणात्मक और ये धनात्मक है, तो पहला क्या है धनात्मक संख्या होगी, बड़ी संख्या यानी धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक होगी। तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक डालेंगे, ये आएगी 12 एकम 12, एक संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा हमेशा। अब चूंकि हम देखते हैं 12 और 1 को जोड़ेंगे, गुणा को हटा दो, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या इसे हल करेंगे तो 11 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है 1, तो आगे हम इसे गुणनफल करते रहेंगे या संभावित गुणनखंड खोजते रहेंगे। तो ये +12 है, ये और किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, गुणा रहेगा 2 छक्के 12, लेकिन 6 धनात्मक होगा। 6 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं है, यहाँ पे 1 आना चाहिए हमें, तो ये और आगे जाएगा, 3 से जाएंगे, -3 रखेंगे, गुणा 3 चौक 12 और ये 4 धनात्मक होगा। अब हम इसे हल करते हैं, गुणा को हटा दो बीच में, एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या क्या है ऋणात्मक है, तो आपस में क्या है संख्या घट जाती है, तो 4 तिया 12 तो होगा ही और ऋणात्मक आएगा। इन दोनों का जोड़ आ रहा है 1, धनात्मक 1 आ रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, +4 -3 बराबर आ रहा है 1, 4 क्या धनात्मक है तो धनात्मक 1, ठीक है। मध्य पद भी क्या धनात्मक 1 में है ना, यहाँ पे 1 है, देखो मैंने लिखा है b बराबर 1। अब इसे हम 1 समय लिखते हैं, 1 से लगा देते हैं यहाँ पे, +4x -3x बराबर +1 लिखें या 1 से लिखें वही बात है, ठीक है। तो +1 के स्थान पे हमें लिखना है +4x -3x, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टतः AC बराबर -12 का गुणनखंड +4 गुणा में -3 का योग +4 -3 बराबर 1 है, जो मध्य पद
बी के बराबर है, ऐसे लिखना होता है। अब इसके बाद मैं लिखूंगा सीधा, अतः प्रथम पद को उतारेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स के स्थान पे यहाँ पे हम एक एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिखें या एक लिखें या एक्स एक ही बात है, यहाँ पे एक है ना, तो इस प्लस एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूँ प्लस 4x माइनस 3x के बाद हम इधर देखेंगे, हमारा अंतिम पद -12 है, -12, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्ट ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ निकालने के बाद हमारा गुणनखंड निकल गया हमारे बहुपद का। अब इसे मैं ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ पे ऋणात्मक है, इसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा ना, ठीक है ना, यहीं पर मिलेगा। ये ऋण है, उसके बाद हम लेंगे 3x, लेकिन ये जब ऋण लगाते हैं, बीच में ऋण होता है तो यहाँ पे चिन्हों में परिवर्तन होता है। ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा 12। अब जो हम ग्रुप बनाए हैं उसी का हम निकालते हैं। यहाँ पे विशेष ध्यान देना ना, बीच में अगर ऋणात्मक लगता है इस प्रकार से, यहीं पर देखना है, बीच में अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, चिन्हों में परिवर्तन होता है। जब इसे हल करेंगे तो ये फिर ऋणात्मक हो जाएगा। इस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाता है। तो चलो, यहाँ पे x, यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं समझो, यहाँ पे 4 है तो संख्या को छोड़ो, x यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ x को 2 घात, फिर x से भाग प्लस 4x, ये माइनस को लिख दिए। अब इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, x नहीं निकलेगा। अब 3 और 12 दिया है, 12 में 3 छोटा संख्या है, तो क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो हाँ 3 चौक 12 आता है। तो हम छोटी संख्या को निकालेंगे 3। ये निकालने की विधि है, उभयनिष्ठ निकालने की विधि है, ठीक है। 3 निकाल दिए। अब 3x को 3 से भाग प्लस 12 को इसी 3 से भाग। अब इसे हम हल कर लेंगे। x लिए अपना, यहाँ पे x का 2 घात है, इसमें यहाँ पे 1 घात है, 1 घट जाएगी भाग के समय तो x बचेगा। भाग के समय क्या होता है पहले भी बताते आ चुका हूँ मैं। अब भाग के समय घात घटती है और गुणा के समय घात बढ़ती है। भाग के समय घात घटती है और गुणा के समय घात जुड़ती है आपस में, ठीक है। प्लस को हम प्लस में लेंगे और एक से कट गया तो बच गया यहाँ पे 4। माइनस को माइनस लेंगे, 3 को 3 लेंगे यहाँ पे, फिर इसे हल करेंगे। 3 और 3 आपस में क्या हो गया, कट गया, बच गया x, प्लस 3 चौक 12। देखो x प्लस 4 यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ। इसका भी हम यहाँ पे उभयनिष्ठ निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों समान है तो हम x प्लस 4 ले लिए। अब जो शेष बच गया उसको हम फिर एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और यही हमारा आंसर है।
हमें कहा गया है हमारे इस बहुपद का मध्य पद को तोड़कर क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। जब इसे हम आपस में भाग करेंगे तो पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो फिर यही आता है। पहले ऐसे चला, फिर इसको भाग गुणा करते हैं, फिर ऐसे चलता है, सेम टू सेम उल्टा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। और अब चौथा भी थोड़ा सरल है और फिर पांचवा देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसे भी विशेष रूप से आप अच्छे से सीखेंगे क्योंकि ये आपके द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में भी काम आएंगे, या इसे ही एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं वाले चैप्टर में भी आएंगे। तो हम फिर वही कार्य करेंगे, बहुपद x स्क्वायर, इसके बाद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर आप लिखना उसे, मैं यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 1 धनात्मक 1, b बराबर 8 माइनस है ऋणात्मक 8, c बराबर 15 क्या है, धनात्मक है। मैं a गुणा में c बराबर लिखता हूँ 1 गुणा में 15, तो हमारा इसका गुणनफल आएगा 15। अब इसी 15 को हम लिखेंगे संभावित गुणनखंड में और एक छोटी संख्या 1 ले लेंगे, बड़ी संख्या इधर ही रहेगा, छोटी संख्या पीछे रहेगा। अब हम इसमें कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा अपनी ट्रिक से देखते हैं। आपको ट्रिक हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि AC का गुणनफल धनात्मक आया है तो हम AC का गुणनफल धनात्मक वाले से सर्च करेंगे। धनात्मक आया है, धनात्मक आया है, ठीक। B क्या है, -8 है ना, यहाँ पे -8 है, तो B क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखेंगे, देखो धनात्मक है, B क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ पे B यानी मध्य पद ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक, छोटी संख्या भी ऋणात्मक लेनी होगी। देखो यहाँ पे भले धनात्मक है लेकिन हमें दोनों को ऋणात्मक लेना होगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक में है और मध्य पद ऋणात्मक में है। तो देखो कैसे चिन्हों में परिवर्तन होता है और हल करने पर इसका आंसर सही से आता है। अब हम यहाँ 1 से लिए तो इसका आएगा 15। देखो धनात्मक ऋणात्मक का धनात्मक गुणनफल आता है, धनात्मक 15 आया, दोनों संख्या ऋणात्मक है फिर भी, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है। अब हम 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 15, तो यहाँ पे ऋण 3 लिए, गुणा किए, 3 पंचे 15 और इसे भी ऋण ले लिए। चिन्ह दोनों में लगाएंगे ना, चाहे धन हो या ऋण हो, धनात्मक है तो फिर भी धन ले लेंगे ताकि यहाँ पे परेशानी ना हो। अब इसे हम देखते हैं कि -5 और -3 आपस में 8 बना रही है। इसे आप खुद सोचकर लिखना ना। देखो -5 और ऋण 3 बराबर कितना हो गया? चूंकि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो संख्या आपस में क्या हो रही है? जुड़ती है। ऋणात्मक संख्या जुड़ती है, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक लगता है। आप देख पा रहे हैं ऋणात्मक 8 मध्य पद के बराबर है और संभावित गुणनखंड ये होगा।
तो मैं यहाँ पे 100 को जोड़ देता हूँ पीछे में, बस -5x माइनस 3x बराबर -8x। अब देखो आपको ऋणात्मक 8x लिखा है, ऋणात्मक 8x लिखा है यहाँ पे, बस हमें इसके स्थान पे इस पूरे भाग को भर देनी है, उसके बाद ग्रुप बना देनी है। हमें किसी प्रकार की अन्य ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक टीचरों के लिए लिखना है स्पष्टतः AC बराबर दिया है 15, AC बराबर 15 का गुणनखंड। यहाँ गुणनखंड हम इस वाले भाग को लिखेंगे ना, -5 गुणा में -3 का योग यानी जोड़, हम इसे लिखेंगे -5 - 3 बराबर -8 है, जो मध्य पद B के बराबर है। देखो कितना आसान है, बस हमें तुलना करनी है, सही से संख्याओं को लेनी है, सही से यहाँ पे चिन्हों का प्रयोग करके हमें गुणनखंड निकालनी है, उसके बाद बड़ा आसान है। बच्चे चिन्हों में ही गलती करते हैं, लेकिन मैं इन दो ट्रिकों को क्या कहूँ कि बहुत जो है बुक को पढ़ने से या अलग अलग चैप्टर को पढ़ने से ही मैंने ये प्राप्त किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हम पहला पद लेंगे x स्क्वायर। अब दूसरे पद के लिए हम इसे भर देंगे -5x - 3x + 15 दिया है, +15, ठीक है। अब हम ग्रुप बना लेते हैं, x का 2 घात -5x पहला ग्रुप। यहाँ देखो ऋणात्मक है यानी चिन्हों में परिवर्तन होगा, 3x + 15। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हम क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। यहाँ पे संख्या दिया, यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, समझो। -5x फिर इसका गुणा, इससे बड़ा आसान हो जाता है। इसमें क्या आएगा, माइनस है, माइनस मैंने ही ध्यान नहीं दिया, चूँकि यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ पे चिन्हों में परिवर्तन होगा ना। देखो यहीं पे गलती होता है, मैं बोल रहा था लेकिन ध्यान नहीं था। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब संख्या को देखते हैं, 3 और 15 दिया है तो छोटी कौन सी है, 3। और 3 को सोचनी है, क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 15 आता है, ठीक है। 3 पंचे 15, तो हम छोटी को ही निकालते हैं, बड़ी बड़ी को नहीं, छोटी को निकाले, फिर 3x भाग कर देंगे 3 से। ऋणात्मक 3 नहीं लेंगे ना, वो अलग चिन्ह उधर, ऋण 15/3। अब इसे हल कर देंगे, अपना x यहाँ पे 2 घातें क्या होगी, घट जाएगी, यहाँ पे 1 में 2 घट गई तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 है ना, माइनस x और x कट गया तो 5 बच गया, -3, 3 और 3 कट गया तो x बचेगा, x माइनस 3 को भाग देंगे तो 3 पंचे 15, x -5
x माइनस 5, यानी बिल्कुल सही। इसका उभयनिष्ठ निकालते हैं। मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि पेज बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। 3 लाइन इधर लिखूँगा, 2 लाइन इधर लिख दूंगा ताकि एक और क्वेश्चन हल हो जाए। हम क्या यहाँ पे x माइनस 5 लिए, उसके बाद बच गया क्या x माइनस 3, x माइनस 3। ये क्या हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लेता हूँ प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। प्रश्न x माइनस 5, x माइनस 3, ठीक है, हमारा ये आंसर सही आया है। अब मैं 5वें में चलता हूँ। ये भी थोड़ा सरल प्रकार का है। थोड़े इतने पेज में लिखने की कोशिश करूँगा, एक पेज में 2 क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 5वां t का वर्ग माइनस 4t माइनस 21, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हल करके बहुपद टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 21। टी है तो घबराना नहीं, x के स्थान पे t है, कुछ नहीं है, का समीकरण ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर लिखना, ठीक है। एक लाइन बढ़ जाती है। a बराबर दिया, यहाँ पे 1 दिया ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, b बराबर दिया है माइनस 4, c बराबर दिया है माइनस 21। तो हम संभाव्य ac का गुणनखंड निकालेंगे। ac क्या है, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल। 1 गुणा में माइनस 21 बराबर माइनस 21 ही आएगा। अब हम यहाँ पे संभावित गुणनखंड निकालते हैं। 21 को लिए सबसे बड़े संख्या के लिए गुणा में 1 कर देते हैं। अब ट्रिक के आधार पे हम देखेंगे कौन सी संख्या ऋणात्मक धनात्मक होंगी। क्या है, AC क्या है, ऋणात्मक है, तो हम ऋणात्मक को सोचेंगे यहाँ पे। ऋणात्मक है और AC हमारा क्या है, ऋणात्मक आया है, तो हम इस वाले भाग को देखेंगे, दूसरे ट्रिक को। और हमारा B क्या है, ऋणात्मक है, मध्य पद B क्या है, ऋणात्मक, ये वाला देखेंगे। अब बड़ी जो है हम ऋणात्मक रखेंगे और छोटी को धनात्मक रखेंगे, ठीक है। ट्रिक के आधार पे बड़ी को ऋणात्मक, छोटी को धनात्मक। अब हमें कहीं पे चिन्हों में परिवर्तन या किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, यहीं पे खेला होता है। अब हम देखेंगे, ये बराबर करेंगे तो आएगा माइनस 21। क्या 21 2 से जाता है, नहीं, 3 से 3 सत्ते जाता है, प्लस 3, 3 सत्ते 21। और हम दोनों को गुणा को हटा दो, यहाँ पे माइनस 7 और प्लस 3 आपस में कितना बनाएंगे, फटाक से जोड़ना है, माइनस 4। ये तो माइनस 21 ही लाएगा, गुणा है तो। अब हम सिर्फ गुणा को हटा दें, माइनस 7 प्लस 3 बराबर आएगा, धनात्मक ऋणात्मक होती है तो संख्याएं घटती है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बस हमारा मध्य पद माइनस 4 आया है, माइनस 4। अब हम t को जोड़ देते हैं, 1 से नहीं दिया है
टी को पीछे में जोड़ेंगे ना, -7t प्लस 3t बराबर ये -4t। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, -4t, यहाँ पर भी लिखा है -4t। पहला पद उतारने के बाद ये पूरे को भर देंगे और दूसरे पद का लास्ट पद को लिखेंगे उसके चिन्हों के साथ। हम यहाँ पे इसे घेर देता हूँ इधर ऐसे, इतने में और हल करना है मुझे, और लिखता हूँ मैं स्पष्टतः AC बराबर -21 का गुणनखंड। AC के हम -4 के ऊपर वाले देखेंगे क्या है, ये वाला -7 गुणा +3 का योग। अब इसके नीचे देखना ये वाला -7 + 3 बराबर -4 है, जो मध्य पद B के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे B के बराबर है, अतः करके लिखेंगे। हम लिखेंगे अपना पहला पद t², दूसरे पद -4t के स्थान पे लिखेंगे -7t प्लस 3t 3t ग्रीन टी, उसके बाद आएगा -21 लास्ट पद हमारा, इसे अंतिम पद कहते हैं हिंदी में। अब ग्रुप बनाएंगे और इतना में हल हो जाएगा ना, ठीक है। t² -7t प्लस है, यहाँ पे चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3t -21 t है, यहाँ पे भी t है तो t निकलेगा। अगर 2t नहीं होता, केवल यहाँ पर केवल t बस होता, घात नहीं होता, फिर भी t निकलता ना। t 7t/t प्लस बराबर t। अब यहाँ पे हमें सोचना है फिर, t यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो t नहीं निकलेगी। अब 3 और 21 में देखना है छोटी संख्या कौन है, 3 को जब पढ़ेंगे पहाड़ा तो 21 आएगा, तो आता है भाई 3 7 21, तो छोटी संख्या को ही निकालते हैं, बड़ी को नहीं। 3t/3 -21/3। अब इसे हम इधर हल करेंगे, t को ले लेंगे, t यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 1 घात घट जाएगी तो 1 बचेगा, t माइनस t का क्या हो गया, कट गया तो 7 बचेगा, ठीक है, t कट गया 7 बचेगा, प्लस है प्लस 3। अब इसे हल करते हैं, 3 को निकालने के बाद क्या बचेगा अंदर, 3 कट गया तो t बचेगा, t माइनस 3 सत्ते 21, तो ये हमारा t -7 सही जा रहा है। हम t -7 को उभयनिष्ठ लेते हैं और बाकी को एक कोष्टक में और लिख लेते हैं। ये क्या हमारा आंसर है, मैं एक बार चेक करता हूँ, 5वें का आंसर t + 3t -7, ठीक है, करेक्ट आया है।
ये हमारी 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन हल कराता हूँ आपको 6वां, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। छठवां क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ सीखने को मिलेगा ना। -y² प्लस 35y प्लस 156। ठीक है, इसको लिखेंगे हम हल। बहुपद -y² प्लस 35y प्लस 156 बहुपद का समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर, यहाँ पे देखना a बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं है तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये ऋणात्मक है तो ये -1 ऋणात्मक आएगा। अब b आएगा, यहाँ पे b बराबर 35 धनात्मक है और c बराबर आएगा 156। और हम लेंगे a गुणा में c, a क्या है -1 में है, गुणा 156 गुणा करेंगे तो -156 आएगा। अब हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे आप अलग रफ कॉपी करना, बुक में मत लिख देना या आंसर शीट में। आपको याद रखे, यहाँ पे आप इसे लिख लेना अपने कॉपी में ताकि आपको याद रहे फटाफट। तो हम बड़ी संख्या के लिए इसे ही लेते हैं पहली, छोटी के लिए 1 लेते हैं, बराबर 156 इतनी आनी चाहिए। अब हम देखेंगे ऋणात्मक लगेगा या धनात्मक लगेगा, किसमें इधर है। चूंकि AC का क्या है, ऋणात्मक आया है गुणनफल, तो हम दूसरे में जाएंगे। AC का गुणनफल ऋणात्मक और हमारा B यानी मध्य पद 35 यानी धनात्मक है ना, यहाँ पे धनात्मक, तो माइनस और धनात्मक में जाएंगे। तो पहला बड़ी संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी और छोटी संख्या क्या होगी, ऋणात्मक। तो मैं बड़ी संख्या धन डाल देता हूँ, छोटी संख्या ऋण डाल देता हूँ। ठीक है, अब आगे मैं हल करता हूँ। इसका गुणनफल, संभावित गुणनखंड निकालना। देखो अब 1 से तो चला जाता है, कोई भी संख्या चला जाता है। क्या ये 2 से जाएगा, तो हाँ 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो हम -2 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 से कितने में जाएगा, 15 7 2 7 14 और 1 बच गया, 2 8 16 और ये धनात्मक में आएगा ना। यहाँ पे गुणा किए, या क्या ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 और 3, ठीक 3 से जाएगा, तो 3 पंचे 15 और 6 के लिए 3 दूनी 52 और ये प्लस में रहेगा ना। चिन्हों को दोनों पक्ष में लिखना है हमें, ताकि जब 1 से कम मान लिखे तो बिल्कुल करेक्ट आए। और जोड़ते घटाते भी यहीं से बन जाता है, इस चिन्ह को भूल जाएंगे।
इसको भी जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 35 नहीं आ रहा है ना। अब हम एक और गुना लेते हैं। क्या ये 4 से जाएगा? 4 तिया 12 और बच गया कितना इसमें? 3। 4 निया 36। ठीक, तो ये -4 यानी 4 से भी जाएगा। 4 तिया 12 और 3 गया, 3 बच गए इसमें, तो 4 निया 36, ये प्लस। अब देखो 35 के पास में भी है 39 और आ भी जाएगा। देखो इसका गुणनफल तो आएगा 156 माइनस, लेकिन +39 और -4 को हम हल करेंगे तब क्या रहा है? संख्याएं घटेंगी। 39 में 4 गया तो बचेगा 35। बड़ी संख्या 39 है तो +35। अब इसी में हम y को पुट कर देते हैं। +39y - 4y बराबर +35y। y के ही y को डालते हैं ना। अब हमने प्राप्त कर लिए, दोनों को जोड़े तो मध्य पद b के बराबर है 35 और उसका गुणनखंड ये है जो इसके प्रथम और अंतिम दोनों के बराबर भी है। तो हम स्पष्टतः लिखेंगे, स्पष्टतः AC बराबर -156 का गुणनखंड, संभावित गुणनखंड ये है ना, ऊपर वाली देखना है, +39 गुणा में -4 का योग। अब इसे लेंगे +39 - 4 बराबर +35 है जो मध्य पद B के बराबर है। ठीक है, लास्ट में हम अब क्या करनी है, हमें अतः करके लिखना है। प्रथम पद कौन सा है? -y² प्लस को नहीं निकला यहाँ पे, इसके प्लस को लिखना है। +39y - 4y और इसके बाद तो ये खत्म हो गया, +156। अब इसे ग्रुप बना लेंगे हम, -y ग्रुप बनाएंगे इसको और 39y। चूँकि यहाँ पे ऋणात्मक है तो अब हमें ध्यान देना होगा ना। 4y प्लस है, चूँकि ऋणात्मक है इसलिए चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम उभयनिष्ठ निकालते हैं इसका। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो एक y निकलेगा और यहाँ पे हम ऋणात्मक y निकालेंगे और ऋणात्मक y से ही भाग देंगे। ऋणात्मक y बटा ऋणात्मक y। ये घात है ना, और +39y और -y और ये माइनस। अब इसमें y है, यहाँ पे भी y नहीं है, यहाँ पे y नहीं ना। क्या 4 के भाग में जाता है? तो हाँ भाई जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे 4 के भाग में गया था 39 में ना,
तो हम छोटी संख्या 4 को लिए 4y/4 माइनस 1, 5, 6 और 4, 156 39 बार में चला गया था ना। ठीक, अब इसका हम हल करते हैं। और माइनस वाई को हमने लिए, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, माइनस और माइनस कट गया और y के 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो आपस में 1 घट जाएंगी गुणा के समय, तो केवल y बस बचेगा। प्लस है तो प्लस, चूंकि y और y क्या है, आपस में कट जाएंगे, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस 39 आएगी। अब उसके बाद -4 है, -4 और y और y कट गए यहाँ पे, तो 4 बचेगा, माइनस का माइनस, और ये 39 बार में जाएगा। अब इसे हम एक बार इसे हल कर लेंगे ना। देखो, इसे चूंकि माइनस में था तो मैंने लिख लिया इसको ऋणात्मक। इसे हम एक बार और हल कर लेंगे, माइनस y माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, गुणा होके -39 बना लेगा, -4। और कहीं पे हमने गलती किया है क्योंकि यहाँ पे 4 आया है। नहीं, हाँ, 4 और 4 कट गया है, तो यहाँ पे y बचेगा ये, इसलिए हमेशा ये सही आनी चाहिए ना, बराबर बराबर, -y 39। अब क्या है, हम -39 और ये -y-4 को हमने क्या लिए, जो शेष बचे उसको लिख लिए। तो या हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, या इसे हम y-39 और यहाँ पे हम ऋण चिन्ह को बाहर निकाल देते हैं, हो जाएगा y+4। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को पूरी तरह से निकाल दिया बाहर इधर, और ब्रैकेट में लिखेंगे y-39 और y+4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। और आंसर में क्या आया है, -y ठीक है, हमारा आंसर यही है। तो इसमें कुछ सीखने को मिला, कुछ गलतियां हो गया था यहाँ पे, y कट 4 कट गया, y और 4 क्या है, एक समान दिखने लगा था मुझे, इसलिए यहाँ पे गलती हो गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। अब प्रश्नावली 6 तक हुआ है, अगले नेक्स्ट वीडियो में कल 6 और करा दूंगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन और दिया है हमारे बुक के एग्जाम्पल में, और उसे कराना भी आवश्यक है क्योंकि यह थोड़ा कठिन टॉपिक है और एक और चैप्टर में यही यूज़ होगा, इसलिए 12 क्वेश्चन कराने के बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।